नमस्कार। नमस्कार। एक बार फिर नवीन नितिन शनिवार मोटिवेशन वाला में आप सबका स्वागत है। और आज सबसे पहले उस खुशी की बात करना चाहता हूँ जो हमारे लास्ट एपिसोड से हमें मिली है। जो मातृ शक्ति को नमन हमने किया था, उसे जिस तरीके से आप सबका प्यार मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों ने नितिन काफ़ी अप्रिशिएट किया बहुत। और बहुत सारे लोगों का फीडबैक था जी। कि इस तरह के जो सवाल हैं वो नॉर्मली सबके दिमाग में रहते हैं, ट्रू। लेकिन इतने अच्छे लेवल पे और बहुत ही आम बोलचाल की भाषा में जिस तरह से वो डिस्कस हुए हैं, काफ़ी लोगों को उससे अच्छा लगा है और अच्छी फीडबैक आई है काफ़ी। हमारा तो मकसद ही यही है, सरल है तो ही सही है। मैं आज ये देख रहा था कि तुम्हारी जो हिमाचली टोपी है वो कहाँ चली गई, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग अपने मन में सोचेंगे, कि तो कौन आ उनके गया। बिहाफ पे मैं पूछ लेता हूँ कि आज अचानक से तुम्हारी टोपी कहाँ गई है। तो मैंने एक डिसीजन लिया कि अब मुझे सर्दी के रूप से गर्मी वाले रूप में आ जाना चाहिए। तो ये मेरा गर्मी वाला रूप है। जी हाँ, मैं वही हूँ, डॉक्टर नितिन सारस्वत, एक बार फिर आपके बीच में, पर अपने गर्मी वाले रूप के साथ। पर मुझे लगता है ये जो आपने प्रश्न पूछा मुझसे, इसमें हमारे आज के टॉपिक का आपने हिंट भी दे दिया। शायद आज आप डिसीजन मेकिंग पे बात करना चाहते हैं। मैंने कई लोगों के जो फीडबैक है वो पढ़े जी। थे, कई लोगों के कमेंट्स पढ़े जी। थे जो हमारे इस पे आते रहते हैं। तो कुछ लोग चाहते थे कि डिसीजन मेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नहीं, थोड़ा सा सुधारते हैं, आइए इसे। अच्छा, ओके, सफलता वाली डिसीजन मेकिंग पे बात करते हैं, आइए। ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ कि हर आदमी यही चाहता है कि जब भी वो ज़िंदगी में डिसीजन ले, जी। चाहे वो एक स्टूडेंट ले, चाहे वो एक गृहस्थ हाउस होल्ड ले, चाहे वो बिजनेसमैन ले, चाहे गवर्नमेंट में बैठा हुआ कोई कर्मचारी अधिकारी ले, कहीं ना कहीं वो सफलता की तरफ जाए। बिना सही कहा। सफलता की उम्मीद के तो कोई अपना टाइम क्यों उसमें लगाएगा, उसमें अपनी एनर्जी क्यों डालेगा। तो सफलता वाली डिसीजन मेकिंग में हम अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से और आप अपने नेचुरली जो आप इतनी वर्कशॉप से जो आपने अनुभव लिया है, उसके बेस पे कुछ कोशिश करते हैं लोगों से शेयर करने की कि हमने ज़िंदगी में क्या देखा है, क्या गलतियां हमने की हैं जी। और दूसरों को क्या सही करते हुए देखा है, और उसके बेस पे हम जो कुछ बताने की सिचुएशन में आज आए हैं, Perfect. तो हम्बली हम लोगों को आज निवेदन कर देते हैं। और मैं आप सबको याद दिला दूं कि हम एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठे हैं जो पूरे के पूरे डिपार्टमेंट्स को स्टेट लेवल पर हैंडल करते हैं। यानी कि अगर नवीन के जीवन में एक चीज कुछ ऐसी है जो कभी छोड़ी नहीं जा सकती, तो वो डिसीजन ही होगा। मैं यही कह सकता हूँ कि डिसीज़न मेकिंग ठीक है, मैं चीज़ों को डिसाइड करने में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो अनडिसाइडेड चीज़ें हैं वो जनहित में भी नहीं है और राजहित में भी नहीं है। तो इसीलिए सबके लिए विन विन सिचुएशन तभी हो सकती है जब चीज़ों को डिसाइड कर दिया जाए। क्या बात है। चाहे डिसीजन हाँ का हो, चाहे डिसीजन ना का हो, लेकिन डिसीजन होना चाहिए। जब हम बीच में गोल गोल घूमते रहते हैं, मुझे लगता है कि वो सिचुएशन हर स्टेक होल्डर के लिए बहुत ही पेनफुल होती है। बहुत ज्यादा। और यहाँ एक वाक्य जो मैं चाहूंगा कि आप सब कहीं लिख कर रख लें, वो ये है, यू आर नथिंग बट अ सम टोटल ऑफ ऑल द डिसीजंस दैट यू हैव टेकन। सही। आप कुछ नहीं हैं, बस आप अपने आज तक के लिए गए निर्णयों का सम टोटल टोटल है। हैं। क्या पर बात मुझे पक्का पता है कि आपके पास कोई ना कोई कहानी दिमाग में जरूर इस समय तैयार होगी। डेफिनेटली जो वैक्सीन 50 जो अपनी कोरोना वाली किताब है, उसमें मैंने एक चैप्टर लिखा था और उसमें मैंने बताया था कि डिसीज़न मेकिंग के लिए मतलब कि दो दो चैप्टर मैं कहूँगा ऐसे थे जो कहीं ना कहीं डिसीज़न मेकिंग, सफलता वाली डिसीज़न मेकिंग से रिलेटेड कहे जा सकते हैं। तो मैं उनको समझता हूँ कि मेरी तरफ से आज मैं 2 या 3 टिप्स देने की कोशिश करता हूँ। तो एक कहानी से शुरुआत करता हूँ और उस कहानी से जो टिप मिलेगी वो मेरी पहली टिप हो जाएगी। देखिए, वर्ल्ड वार सेकंड जब चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था, तो बार बार ये बात आ रही थी कि बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको जो एंटी एयरक्राफ्ट गन है वो शूट कर रही हैं, काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो मिलिट्री के लोग और साइंटिस्ट और कुछ मैथमेटिशियन, उनकी एक हाई लेवल कमेटी बैठी। उनको कहा गया कि आप बताइए कि अगर एंटी बुलेट शील्ड लगानी है एयरक्राफ्ट पे ताकि गोलियों से उन पे असर नहीं हो, तो वो कौन से हिस्से में लगाएं, और हम केवल एक ही शील्ड लगा पाएंगे क्योंकि वज़न नहीं बढ़ाना है हमें हवाई जहाज़ का। तो वो पूरी टीम ने कहा कि हमें आप जहाज़ दिखाइए
जो युद्ध क्षेत्र से वापस आए हैं। उन्होंने टीम ने सारे हवाई जहाज़ों का निरीक्षण किया और बहुत ही एक तरह से सेंसिबल दिखने वाली कंक्लूज़न पे वो पहुँचे। उनका एनालिसिस ये बोला कि देखिए, हमने पर इंच ये देखा है कि बुलेट के निशान सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, तो हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा बुलेट के निशान टेल पे हैं। तो हमारा ये आइडिया है कि जो एयरक्राफ्ट है उसकी टेल पे एंटी जो एयरक्राफ्ट गन शील्ड है वो लगा देनी चाहिए, इससे एयरक्राफ्ट काफ़ी हद तक बच सकते हैं। एक आदमी नहीं माना, उसने कहा कि अरे यार, ये आपका एनालिसिस सही नहीं है, मैं इससे एग्री नहीं करता। तो लोगों ने कहा कि वाई। अब आप उसकी बात को अगर सुनेंगे तो आपको वाकई में लगेगा कि डिसीजन मेकिंग के लिए जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम कहाँ पर गलती कर जाते हैं, और उस आदमी ने कैसे उसको आइडेंटिफाई किया। उसने कहा, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अभी अभी हमने जितने भी हवाई जहाज़ों का दौरा किया, निरीक्षण किया, ये सारे वो हवाई जहाज़ हैं जो बचकर वापस आ गए। ट्रू। उन हवाई जहाज़ों का क्या हुआ जो बचकर वापस नहीं आए, क्योंकि उनके इंजन पर बुलेट लगा और वो गिर गए। तो मेरा ये कहना है कि बुलेट शील्ड अगर कहीं लगनी चाहिए तो वो इंजन पर लगनी चाहिए। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से ये कंक्लूज़न है कि जो डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है विश्लेषण, यानी कि एनालिसिस। और एनालिसिस जो है वो टोटैलिटी में होना चाहिए। हमें डिसीजन थोड़े से फैक्ट्स को अपनी सहूलियत के हिसाब से चीज़ों को देखते हुए नहीं कर देना चाहिए। वो हमें आगे ले जाकर बहुत खतरनाक सिचुएशन में हमें भी डालेगा, टीम को भी डालेगा, ऑर्गेनाइजेशन को भी डालेगा। तो टोटैलिटी में चीज़ें देखकर समग्र परीक्षण, वर्ड है कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन के बाद अगर हम डिसीजन लेंगे तो सफलता की तरफ जा सकते हैं। मेरे यानी को सफलता वाली डिसीजन मेकिंग हो सफलता वाले डिसीजन मेकिंग के लिए एनालिसिस जो है वो कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन के बाद होना चाहिए। जाए। एकदम सही कहा आपने। और यहाँ क्योंकि कहानी आपका क्षेत्र है तो उसमें मैं उस क्षेत्र का उल्लंघन नहीं करूँगा, पर एक कहानी का मुझे केवल लास्ट लाइन कोट कर देता हूँ। एक बहुत बड़े महाजन की कहानी है जो लेखा जोखा करने में बहुत माहिर थे, जी। और उन्होंने नदी का लेखा जोखा कर लिया, नदी की डेप्थ नाप ली, अपने परिवार की एवरेज वो हाइट निकाल हाइट ली। नाप ली, ओ। और अंत में जब वो अकेले वही थे, क्योंकि वो 6 फुट 3 इंच थे तो वही बच पाए, तो उन्होंने एक वाक्य बोला था, लेखा जोखा जूं का त्यों, कुनबा डूबा मेरा क्यों। तो कई बार हम अपनी जिंदगी के बहुत सारे कुनबे आपने जो बात कही वैसे ही डुबो देते हैं, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन मेकिंग, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ऑफ द सिचुएशन हम नहीं कर पाते हैं। तो आप जरा ध्यान से देखिए, क्या आप कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कर पाते हैं? यहीं पर एक छोटी सी चीज़ हमें याद रखनी होगी, वो ये कि डिसीजन सबसे बुरा कौन सा होता है? जिंदगी का सबसे बुरा डिसीजन होता है जब आप डिसीजन नहीं लेते हैं। क्या आप अपने दिमाग को एक बात बता सकते हैं? नो डिसीजन इज ऑल्सो अ डिसीजन। ये भी एक निर्णय है कि आप निर्णय नहीं ले रहे हैं। तो मैं आज, क्योंकि आज आपने जैसा कहा कि हम साथ साथ एक एक टिप देंगे, तो मैं जो पहली टिप दूंगा वो यही दूंगा कि अपने जीवन के वो सारे के सारे एरियाज निकालिए जहां आप डिसीजन ले ही नहीं रहे हैं, और अपने आप को ये याद दिलाइए कि मैंने एक गलत डिसीजन ले लिया है, वो है डिसीजन ना लेने का डिसीजन। अगर सफलता वाली डिसीजन मेकिंग चाहिए तो सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। क्या आप टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग करते हैं? अब यहां दो चीजें समझनी होगी। अक्सर लोग दो ही गलतियां करते हैं। 3 कैटेगरी के लोग होते हैं, 2 गलतियां और एक वास्तव में रेयर स्पीशीज। पहली कैटेगरी उन लोगों की है जिनको ये समझ में ही नहीं आता कि वो निर्णय लेने से डरते हैं, इसीलिए किसी एक आवेग, इंपल्स में बहकर निर्णय ले लेते हैं। दूसरी उनकी जो सदैव अनिर्णय के शिकार रहते हैं, और तीसरी उनकी संख्या बहुत बड़ी है। उनकी संख्या बहुत बड़ी है। और तीसरी वो जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, जो लोग होते हैं जो कि वास्तव में कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस कर कर निर्णय लेते हैं। तो पहले आप डिसाइड करें कि आप तो उन तीनों में से कौन सी कैटेगरी में आते हैं। आवेग वाला निर्णय बिल्कुल ना लें, अनिर्णय में रहना बहुत बुरी चीज है। क्या करें?
टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग शुरू करें. नेवर टेक अ डिसीजन विच इज अ नो डिसीजन, बिकॉज इवन अ नो डिसीजन इज अ डिसीजन. तो एंड ये इट्स मेरी टिप इट होगी. मे बी अ वेरी बैड डिसीजन. इट इज द वर्स्ट डिसीजन. क्योंकि ऐसा ही है कि आपको दो में से एक नौकरी चुननी थी. अगर यदि आप नहीं चुनेंगे तो या तो कोई और दोनों को चुन लेगा, या हो सकता है एक उतने में नौकरी का ऑप्शन ही खत्म हो जाए, एक ही बचे, और अब आपके लिए बचा हुआ जो था वही बच गया, और आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि यू हैव टेकन अ नो डिसीजन. सो नेवर टेक अ नो डिसीजन. अपने आप को आज से वादा कीजिए कि मैं नो डिसीजन तो नहीं लूंगा. तो ये मेरी पहली टिप हो गई. वाह. अब आपकी दूसरी टिप. ओके, तो मेरी दूसरी टिप ये रहेगी कि कोई भी निर्णय की तरफ जाने के लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन बायस है, यानी कि जो सूचनाएं आपके पास अवेलेबल रहती हैं, वो अगर आपको किसी दूसरे की सूचना के बेस पे अगर कोई काम करना पड़ रहा है तो उसको एक बार ज़रूर चेक कर लें. क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस इन्फॉर्मेशन के बेस पर आपने अपना काम करना शुरू किया है वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो आपको मिली है वो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन हो. तो थोड़ा सा आपको मौका मिले तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि मैं जिस इन्फॉर्मेशन के बेस पर अपने सारे रिसोर्सेज, अपनी सारी एनर्जी और अपना फ्यूचर दांव पे लगाने वाला हूँ, क्या वो सही है या नहीं है. और मैं ये बात इसलिए और ज़्यादा ज़ोर से कहूँगा कि आज बहुत सारे लोग तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और इंटरनेट गुरुकुल के भी शिकार हैं. वाह. ये चीज़ें हमारी मदद के लिए हैं. इसमें दिए हुए फैक्ट से हमें काफ़ी सारी रोशनी मिल सकती है, लेकिन जितनी सही इन्फॉर्मेशन इन पे हो सकती है उतनी ही ख़राब इन्फॉर्मेशन या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन भी इन पे हो सकती है. इसीलिए थोड़ा सा रिसर्च करिए, मैं ये वर्ड यूज़ करूँगा, और इन्फॉर्मेशन बायस को हटाइए और सही रिसर्च की हुई बेस पर निर्णय लेने की कोशिश करिए. और एक छोटी सी कहानी जो इस बुक में भी यूज़ हुई है मैं बता देता हूँ कि सही निर्णय गलत तथ्यों के आधार पर तो हो ही नहीं सकता. तो एक आदमी था, उसने बड़ा अच्छा बागीचा बनाया, किसान था, और बागीचा बड़ा सुंदर बनाया उसने, और बागीचे के बीचों बीच उसने एक बड़ा अच्छा पेड़ लगाया जिसके नीचे वो अपनी कुर्सी पे जब बैठता और अपने बगीचे को देखता तो उसे बड़ी खुशी होती कि मैंने बड़ी मेहनत की है. एक दिन उसका पड़ोसी उसके पास आया और उसने कहा कि यार तुम्हें ये सारी चीज़ें तो ठीक करी हैं, लेकिन तुम्हें ये पेड़ लगाने की सलाह किसने दी. बोला क्यों, कुछ गड़बड़ हो गई क्या. उसने कहा यार ये पेड़ तो शुभ नहीं होता, मतलब ये पेड़ तो सही नहीं है, इससे तो तुम्हारा जो आगे फ्यूचर है वो दिक्कत में आ सकता है, क्योंकि देयर इज सम प्रिंसिपल कि ये पेड़ तो नहीं लगाना चाहिए अच्छी जगहों पे. तो उसे डाउट हुआ. उसने कहा कि यार क्या करूं. उसने कहा काट दो इसको, क्योंकि ये तुम्हारा पूरा बगीचे का सिस्टम ख़राब कर रहा है. उसने पेड़ काट दिया. पेड़ काटने के बाद वो आदमी दोबारा आया. उसने कहा यार पेड़ काट दिया, लकड़ियाँ ऐसे ही अस्त व्यस्त पड़ी हैं, बगीचा ठीक नहीं दिख रहा, इसका गट्ठड़ बांध दो. उसने कहा मैं बंधवा दूंगा यार. तो उसने गट्ठड़ बांध दिया. वो पड़ोसी फिर से आया. उसने कहा कि यार वाई डोंट यू, ये लकड़ियाँ तेरे तो किसी काम आएंगी नहीं, ये मेरे घर भिजवा दे, मेरे यूज़ आ जाएंगी. तब उसके दिमाग में ये बात आई कि यार मुझे इसमें सेकंड ओपिनियन लेनी चाहिए. अब वो सेकंड ओपिनियन लेने के लिए अपने गुरुजी के पास गया. उन्होंने कहा कि क्या ये पेड़ मनहूस होता है क्या, देखना ज़रा गुरुजी. गुरुजी ने कहा ये पेड़ मनहूस है कि नहीं है, बट ये अनलक्की ज़रूर है जो तेरे जैसे गधे के यहाँ ये हुआ, क्योंकि तेरे को बेवकूफ़ बना के तेरे खुद का पेड़ तुझसे कटवा के तुझसे लकड़ियाँ बंधवा के अगर कोई आदमी ले गया है तो वास्तव में ये पेड़ मनहूस है, क्योंकि गलत जगह पैदा हुआ तेरे ऐसे आदमी के यहाँ. तो मुझे लगता है कि जो बात मैं आपको कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे कि हमारे साथ भी लाइफ में ऐसा हो तो नहीं रहा है, ऐसा प्रोसेस हमारे साथ तो नहीं कोई कर रहा है कि हम जिस आदमी पर या जिस फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन पे विश्वास कर रहे हैं वो हमें सही दिशा में ले जाने की बजाय हमें भटका दे, और हम जहाँ जीरो से शुरू कर रहे थे हम माइनस में आ जाएं जीरो की बजाय, फिर हमारी दौड़ और भी मुश्किल हो जाएगी. एक शेर हो जाए. हाँ क्यों नहीं. जिंदगी शायद इसी का नाम है. जिंदगी शायद इसी का नाम है. शायद इसी का नाम है. दूरियां, मजबूरियां, तन्हाइयां. वाह. तो जिंदगी लगातार आपको ऐसे मोड़ पर लेकर आएगी जहां आपको मुश्किल चुनाव करने होंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी में जब भी कोई बड़ा पायदान आएगा, जब भी बड़ी छलांग लगाएंगे, तो हर बार आपको बहुत सारे मुश्किल चुनाव करने होंगे. यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई करें कि ना करें और कितनी करें, ये डिसीज़न सफलता वाला डिसीज़न या ना सफलता वाला डिसीज़न आपको लेना होगा. यदि आप जब आप
जॉब पे जाएंगे, कौन सा फील्ड चुनेंगे, वो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। शादी के लिए किससे शादी करें, ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। और तमाम जिंदगी और कुछ है ही नहीं, कभी दूरियां होंगी, कभी मजबूरियां होंगी, कभी तन्हाइयां होंगी, और कभी ऐसा लगेगा कि जिंदगी ने सारी की सारी समस्याओं के लिए आप ही का पता ढूंढ रखा है। ये सब होगा, और इन सब से निकलने का एक ही रास्ता होगा, सफलता वाली डिसीजन डिसीजन मेकिंग। मेकिंग। तो सफलता वाली डिसीजन मेकिंग के लिए एक सबसे बड़ा भय, एक सबसे बड़ी चिंता का आइए आज इलाज कर लेते हैं। हम निर्णय लेने से बचते क्यों हैं? तो पहली जो टिप मैंने आपको दी थी, आपके साथ साझा की थी, वो थी नेवर टेक नो डिसीजन। दूसरी टिप है फियर ऑफ बैड डिसीजन। आइए आज बैड डिसीजन को एक्सेप्ट करना सीखते हैं। ये जो डिसीजन मेकिंग हमारा प्रॉब्लम है वो क्या है? हमें बैड डिसीजन से बड़ा डर लगता है। ये बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम है। बैड डिसीजन ना हो जाए, कहीं गलत डिसीजन ना हो जाए। और ये गलत डिसीजन का भय मुझसे कितने सारे गलत डिसीजन करा देता है, ये मुझे समझ में नहीं आता। और मैं इसी चक्कर में लगातार अपने निर्णयों को टालता रहता हूं। बहुत अच्छा शेर था, पिछली बार भी मैंने साझा किया था, पर बहुत प्यारा है इसलिए फिर कह रहा हूं। इन्हें तजुर्बा कहा करो, इन्हें तजुर्बा कहा करो, हादसे बुरा मान जाएंगे। हादसे भी बहुत सिखाते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तो बहुत फेमस लाइन है कि अगर आप ज़िंदगी में डिसीज़न लेते हैं, अच्छा लेते हैं तो ठीक है, सफलता मिलती है, और अगर बुरा लेते हैं तो एक्सपीरियंस मिलता है। बहुत सुंदर, और अच्छा एक्सपीरियंस बाद में अच्छा डिसीजन भी करवाएगा। बहुत सुंदर। और जब तक मैदान में कूदेंगे नहीं, पता कैसे चलेगा कि जंग कितनी भारी है। एकदम। पर हम अभी इसी क्षण अपने आप से एक बात पूछे, भले ही आप शादी के लिए किसी साथी को चुन रहे हो, किसी नौकरी को चुन रहे हो, अपने लिए दिशा निर्धारित कर रहे हो, या जिंदगी के उस मोड़ पे खड़े हो जहां आपको कुछ बदलाव करना है और आप किसी बड़े बदलाव के साथ हैं, जहां निर्णय लेने से आप डर रहे हैं, तो अपने आप से पूछिए, मैं क्यों डर रहा हूं? क्या मैं गलत निर्णय, बैड डिसीजन के कारण डर रहा हूं? तो आज से बैड डिसीजन से डरना बंद कर दीजिए। अपने आप से कहिए, मैं सही प्रोसेस फॉलो करूंगा। जो आपकी पहली टिप थी, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करना सीखूंगा। और कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करने के बाद भी यदि मेरा निर्णय गलत हो जाता है, तो मैं मान के चलूंगा कि यह हादसा नहीं, तजुर्बा है। और यह तजुर्बा भी आने वाले वक्त में मुझे बेटर डिफाइन करेगा। पर मैं बैड डिसीजंस के फियर को आज से त्यागता हूं। इसी क्षण अपने आप से वादा कीजिए कि बैड डिसीजन के फियर से मैं डिसीजन मेकिंग रोक दूंगा, तो सफलता वाली डिसीजन मेकिंग तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। एक बहुत फेमस व्यक्ति को कोट कर रहा हूं, लैरी पेज। उनका एक वाक्य बहुत फेमस हुआ। दुनिया के सबसे कम उम्र के बिलियनियर, जिन्हें आप गूगल के फाउंडर की तरह भी जानते हैं, उन्होंने कहा कि मैं 10 निर्णय लेता हूं तो ही मुझे 2 सफल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। 8 मेरे प्रोडक्ट्स जब मैं निर्णय लेता हूं तो मुझे पता होता है कि सफल नहीं होंगे। पर यही तरीका है वो 2 सफल प्रोडक्ट चुनने का कि मैं निर्णय लूं और 8 बार सो कॉल्ड बैड डिसीजंस के तजुर्बों से सीखता चला जाऊं। तो क्या आप आज से अपने बैड डिसीजन से डरना बंद करने को तैयार हैं? क्या आप छलांग लगाने को तैयार हैं? तो ये हमारी दूसरी टिप हो गई आज की कि बैड डिसीजंस का फियर बंद। नो डिसीजन इज द ओनली बैड डिसीजन, देयर इज नो फर्दर बैड डिसीजन। मेरी जो तीसरी टिप मुझे आपके बोलते समय ध्यान में आई है, क्योंकि हम तो एक्सटेम्पोर बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं पहले तो रिपीट कर दूं कि मैंने 2 बातें जो अभी तक कही हैं। पहली बात जो मैंने कही थी वो ये कही थी कि अगर आप कोई भी डिसीज़न करें तो कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करें, बहुत जल्दी में टोटलिटी को देखे बिना डिसीज़न नहीं करें। और दूसरा मैंने ये कहा कि आप इन्फॉर्मेशन सही जगह से लें, सही रिसोर्स से लें, सही मात्रा में लें, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन दुनिया में उपलब्ध है उससे ज़्यादा उसी चीज़ की मिस इन्फॉर्मेशन भी उपलब्ध है, उसके शिकार मत हो जाना। और तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा
जो कई बार गवर्नमेंट सेक्टर जिसके लिए कई बार लोग बदनाम कर देते हैं कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी इनोवेशन नहीं करना चाहते, जी। वो स्टेटस क्यो मेंटेन करना चाहते हैं। मुझे लगता है नितिन के स्टेटस क्यो केवल गवर्नमेंट भले हम कह दें, लेकिन स्टेटस क्यो तो समस्या आम आदमी की भी बहुत ज़्यादा रहती है। हम में से बहुत सारे लोगों को अगर पूछा जाए कि अगर जो हमारा स्टेटस क्यो है, स्टेटस क्यो को मैं बता दूं यथास्थिति, जो जैसे है वैसे ही सब चलता रहे, यानी कि कंफर्ट जोन भी बन जाता है, आराम पसंदी का भी एक कंफर्ट जोन बन जाता है, कुछ नहीं करने के लिए करने का, आराम से पड़े रहने का, एनर्जी वेस्ट नहीं करने का भी एक कंफर्ट जोन बन जाता है, तो इनोवेट करना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो मैं आपको आज ये कहना चाहता हूँ कि कई बार डिसीजन लेते समय एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने पहले स्थिति को देखा हुआ है, ये काम तो मैं कई बार कर चुका हूँ, तो आप तो चिंता मत करना, मैं देख लूँगा। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ये हमें इनोवेट भी नहीं करने देता, और कई बार सिचुएशन डिफरेंट अगर निकल गई तो आपको और आपकी टीम को और आपके ऑर्गेनाइजेशन को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। ये एक तरह की बायस है, ये एक तरह का ट्रैप है, जिसको स्टेटस क्यो ट्रैप या स्टेटस क्यो बायस भी कही जा सकती है, कि इससे हमें बचना चाहिए। हमें कंफर्ट जोन से बाहर आकर, ये हमने एक हमारे एपिसोड में काफ़ी अच्छे से कहा भी था कि जब तक हम हमारे कंफर्ट जोन को छोड़ के, हमारे स्टेटस क्यो मेंटेलिटी को छोड़ के इनोवेट नहीं करेंगे, हम सफलता वाली डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। अगर आप वही सब करेंगे जो सब कर रहे हैं, तो सफलता आपके पास क्यों आएगी? आप में ऐसा क्या लगा हुआ है जो सफलता आपके पास आएगी? तो डेफिनेटली अगर हम पहले वाले दो काम करेंगे, अच्छी इन्फॉर्मेशन के रिसोर्स को देखेंगे और हम कंप्रिहेंसिव इवेल्युएशन करेंगे, तो तीसरे वाला तो अपने आप ही प्रशस्त हो जाएगा। उसके लिए तो आपने अपने आप ही नींव तैयार कर ली है कि भैया मैं अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके बैठा हूँ, मैं इसका अच्छे से इवेल्युएशन कर लूँगा कंप्रिहेंसिव, तो नेचुरली आप इनोवेशन की तरफ चल पड़े हैं। बस अब आपको उस स्टेटस क्यो से बचना है। इंक्रीमेंटल अप्रोच होती है हमारे दिमागों में कि पिछली बार ये इतना हुआ था, इस बार मैं इसमें 5% 10% ऐड कर देता हूँ, इसमें से एक चीज़ प्लस माइनस कर लेता हूँ। वो बुरा नहीं होता, बहुत बहुत सारी चीज़ों में चल जाता है। बजट बना रहे हैं तो इंक्रीमेंटल अप्रोच चलती है, बनती है, लेकिन ज़िंदगी के बहुत सारे डिसीजन इस अप्रोच पे नहीं चलते हैं, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का चेंज होने से बहुत सारे फैक्टर्स में चेंज आ गया है, बहुत सारा ह्यूमन बिहेवियर तरह तरह का हो सकता है। उन सबको देखते हुए जो इंसान अपने आप को बदलाव के साथ आगे चलाएगा, मुझे लगता है कि उसको ये देखना पड़ेगा कि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स चला जाऊं, स्टेटस क्यो को छोड़ दूं। तो मेरी तरफ से तो ये टिप रहेगी। बहुत सुंदर। एक शेर हो जाए। बिल्कुल। हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले। क्या बात है, कितनी सही बात है कि हम सब चाहते हैं कि मतलब हम उस क्राउड में अपने आप को फंसा भी लेते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमें हमारी रास्ता क्यों नहीं मिल रहा है। क्या बात है, बहुत अच्छा। कहीं हम कॉपी कैट तो नहीं हो गए? हमारा हाल ये तो नहीं हो गया है कि हम निर्णयों की भी एक 2 मिनट वाली कुंजी बना के बैठे हैं और हम डिसीजंस को भी कॉपी करने में लगे हैं, और फिर ये सोच रहे हैं कि क्योंकि डिसीजन कॉपी हो रहे हैं, और फिर मैं हर शख्स दौड़ता है भीड़ की तरफ और फिर ये भी चाहता है कि उसे रास्ता मिले। कहीं हमारे आधे रास्ते इस चक्कर में तो बंद नहीं है क्योंकि हमारे निर्णय भी औरों की तरह हैं। मेरे पास एक काउंसलिंग क्लाइंट है, उससे मैंने पूछा तुमने कंप्यूटर साइंस क्यों ली? उसने कहा मुझे मज़ा नहीं आता है कंप्यूटर साइंस पढ़ने में, इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर हो चुका है, कंप्यूटर साइंस तो लगातार पढ़नी पड़ेगी, फाइनल ईयर में है, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन, हिंदुस्तान के टॉप इंस्टीट्यूशन से एक इंजीनियरिंग कर रही है। मैंने पूछा क्यों मज़ा नहीं आता है? तो उसने कहा पता नहीं, आता ही नहीं है। मैंने पूछा किस चीज़ में मज़ा आता है? उसने कहा इकोनॉमिक्स में आता है। तो फिर कंप्यूटर साइंस क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि सब कंप्यूटर साइंस ले रहे थे और मैं तो टॉपर थी, तो पापा ने कहा कंप्यूटर साइंस ले लो। कॉपी कैट, मैंने कॉपी कर लिया। मुझे तुम्हारी इस बात से मेरा टाइम याद आया कि जब मतलब मुझे लगता है कि मतलब इतने सालों बाद भी 30 साल में भी दुनिया चेंज नहीं हुई है कि जब मैंने 10th किया और मैं जब जिस सेक्शन में मैं था, क्योंकि ए सेक्शन का मतलब होता था अच्छे वाले बच्चे, तो उस सेक्शन में मेरे अलावा सभी ने साइंस ले लिया। तो सभी का ये मानना था कि नवीन भी जो है साइंस ले लेगा। मेरा साइंस के प्रति इंटरेस्ट नहीं था, अच्छा सब्जेक्ट होता है लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मैंने कहा और क्या होता है? मुझे बताया गया कि कॉमर्स होता है।
तो मैंने कहा ये इसमें क्या क्या होता है? उन्होंने कहा इसमें अकाउंट्स होता है, इकोनॉमिक्स होता है, बिजनेस स्टडीज। मैंने कहा यार ये तो मेरा फैमिली बिजनेस टाइप है, तो मैं इसको ले लेता हूँ, शायद मैं इसको जस्टिफाई कर लूँ मेरी लाइफ में। और विश्वास मानो यार, जब मैंने ये डिसीजन लिया, मुझे इतनी काउंसलिंग दी गई कि भाई आपके सारे दोस्तों ने साइंस लिया है, आपके पूरे सेक्शन ने साइंस लिया है, तो आपने क्यों नहीं लिया है? तो यानी कि दुनिया इतने टाइम बाद भी वहीं चल रही है। कॉपी कैट। एक और शेर हो जाए इस बात पर। क्यों नहीं? इतने सीधे सवाल थे मेरे, इतने सीधे सवाल थे मेरे, वो उलझाता गया जवाबों में। क्या बात है। कई बार हम यही गलती करते हैं, इसी वजह से हमारा डिसीजन मेकिंग भी गड़बड़ा जाता है। मैं तुम्हारे इस शेर के ऊपर एक लाइन बताना चाहता हूँ, Please. जो कोटेशन भी है किसी की बोली हुई, मुझे उनका नाम तो ध्यान नहीं है। उन्होंने बोला था कि सम टाइम क्वेश्चंस आर सिंपल बट आंसर्स Answers आर are कॉम्प्लिकेटेड। Always. एग्जैक्टली, बिल्कुल। हम यही गलती करते हैं, हम अपने ही दिमाग के जवाब से अपने ही सवाल को उलझाते चले जाते हैं। अभी एक और आपको अपने काउंसलिंग क्लाइंट का किस्सा सुनाता हूं। वो पिछले 5 साल से लगातार अपने लाइफ पार्टनर को चुनने को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। जेंडर न्यूट्रल कर रहा हूं बिकॉज आइडेंटिटी नहीं बता सकते। क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? क्योंकि अपने दिमाग के जो सीधे सवाल हैं, उनका सीधा जवाब हमें खोजना नहीं आता। और ये उनकी गलती नहीं है, ये गलती है हमारे इस सिस्टम की, जिसने शायद हमको सरल सीधे जवाब खोजना सिखाया ही नहीं है। ये सिस्टम है हमारी पेरेंटिंग की गलती है, जहां पर सवालों के जवाब देने की जगह उन्हें दबा दिया गया। इसीलिए आज हम डिसीजन मेकिंग में इतना प्रॉब्लम फेस करते हैं। नितिन, जो आपने अभी भी जो बातें कही हैं, मुझे लगता है कि हमें पूरा एक एपिसोड, एक पूरा जो है इंटरेक्शन इस चीज़ पे भी करना होगा। और मुझे लगता है कि उस दिन हम लोगों को लाइव ले लें या लोगों से क्वेश्चन भी ले लें, क्योंकि अब हमें थोड़ा ग्रो करना पड़ेगा नेक्स्ट लेवल के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, मैंने ये सब्जेक्ट पे काम कर लिया है, अब मैं सब्जेक्ट चेंज करने में कन्फ्यूज हूँ। आपने कहा कि लाइफ पार्टनर चुनने में मैं कन्फ्यूज हूँ, मैं बिजनेस करूं या कुछ दिन सर्विस कर लूं, मैं उसमें कंफ्यूज हूं। लगातार मैं स्टार्टअप घर के पैसे से करूं या लोन लेके करूं या पार्टनरशिप करके करूं, मैं कंफ्यूज हूं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि हमारा टॉपिक काफ़ी अच्छी तरफ जा रहा है और हमें एक पूरा मेरे ख्याल से एपिसोड इस पे करना चाहिए। और इसमें लोग जब हमें थोड़ा सा इनबॉक्स में बताएंगे तो डेफिनेटली हम कुछ क्वेश्चंस के बेस पे इस एपिसोड को आगे बढ़ा लेंगे। बिल्कुल। तो ये आज इस बात से ये निकला कि अगले एपिसोड की हमारी भूमिका क्या हो सकती है। एकदम। तो अभी तीसरी टिप पर मैं मेरे साथ आइए, और तीसरी टिप है डिसीजन पाथ। आइए डिसीजन मेकिंग कितनी सरल है उसको देखते हैं। नंबर 1, 5 स्टेप हैं डिसीजन मेकिंग के। नंबर 1, सारी जानकारी इकट्ठा कीजिए। अब यहां सारी जानकारी केवल वो इकट्ठा कर पाएगा जो अपना दिमाग खुला कर खुद को एक अच्छा ऑब्जर्वेंट बना पाएगा। बिकॉज हमसे सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम जिसे सारी जानकारी मान रहे होते हैं, जो आपकी पहली टिप थी, पहली और दूसरी भी, मैंने दूसरी में भी यही कहा, इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी हम पता कर ही नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले अपने आप से बार बार क्वेश्चन पूछिए, क्या मैंने सारी जानकारी इकट्ठी कर ली है? नंबर 2, सारी जानकारी इकट्ठी करने के बाद इसका सही एनालिसिस कीजिए। जो मेरी पहली टिप थी, जो आपकी पहली टिप थी, बिल्कुल ठीक है। सारी जानकारी इकट्ठी कीजिए, उसका सही एनालिसिस कीजिए। नंबर 3, एक बहुत बड़ी समस्या है, हम सब अपने अपने इंफॉर्मेशन बायस में फंसे रहते हैं। अपने इंफॉर्मेशन को बायस को तोड़ने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से जो या तो मैटर एक्सपर्ट हो या फिर जो खुलकर ईमानदारी से बोल सकता हो, उसकी राय लीजिए ताकि आपकी इंफॉर्मेशन बायस टूटे। उसके बाद 4th, विकल्प पैदा बनाइए। एक कागज पर लीजिए, विकल्प लिखिए और हर विकल्प की कीमत लिखिए। याद रखिएगा, देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड, नथिंग कम्स फॉर फ्री। हर चीज की कीमत है। और इसके बाद अपने आप को सोचने के लिए केवल एक टाइम बाउंड समय दीजिए और बताइए, निर्णय इसीलिए नहीं लिए जाते क्योंकि हम निर्णय की कीमत देने को तैयार नहीं होते हैं। तो निर्णय, इस विकल्प को इसकी कीमत के साथ स्वीकार कीजिए।
यदि आप कर सकते हैं तो ये डिसीजन पाथ है। तो मेरी तीनों टिप मैं दोहरा देता हूं, फिर आप अपनी तीनों टिप दोहराइए और अंत में एक शेर से बात को समाप्त करते हैं। पहली, नो डिसीजन इज ओनली डिसीजन जिसे आपको नहीं लेना है। दूसरा, बैड डिसीजंस के डर को समाप्त कीजिए, वो तजुर्बे हैं, वो बुरा मान जाएंगे अगर उन्हें हादसा कहा तो उनसे डरना बंद कर दीजिए। और तीसरा, डिसीजन पाथ को फॉलो कीजिए और देखिए जिंदगी सरल होती चली जाएगी, खूबसूरत होती चली जाएगी। जो मेरे टिप थे वो आपकी जो ये 5 स्टेप आपने लास्ट में बताए डिसीजन पाथ के, उसमें कवर हो गए हैं। मैंने सबसे पहले ये कहा था कि अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो वो सही सोर्स से होनी चाहिए, उसको आप इवेलुएट करें तो कम्प्रिहेंसिवली करें। केवल कैलकुलेशन करना इवेल्युएशन नहीं होता। वो जो आदमी नदी में डूब गया था नितिन की स्टोरी में, वो इसलिए डूब गया था कि नदी की गहराई जो थी वो इतनी थी कि उन्होंने एवरेजिंग कर ली। अगर 6 फुट मान लीजिए नदी की गहराई है और आपने कहा कि एक आदमी 6 फुट 2 इंच का है और एक आदमी 5 फुट 8 इंच का है या 10 इंच का है, और उनके एवरेजिंग करके आपने कहा कि दोनों की एवरेज निकाल के तो 6 फीट हो रही है, तो भाई 6 फीट से कम वाला डूबेगा और 6 फीट से ज़्यादा वाला ही निकल पाएगा। एवरेजिंग ऐसे काम, एवरेजिंग कई बार मरवा देती है, मैं यही कह सकता हूँ। इसीलिए डोंट गो फॉर सिंपल एवरेजिंग और सिंपल कैलकुलेशन, रादर डू अ कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। और लास्ट में कि जो आपने भी कहा अपनी टिप में, कहीं ना कहीं मेरी टिप भी वही है कि अपने स्टेटस क्यो से बचना है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग में भी जाना चाहिए, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से भी राय लेनी चाहिए, पहले किसी के कोई एक्सपीरियंसेस रहे हैं, कोई केस स्टडीज़ हैं, उनको पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। और आपकी वाली टिप को इसके साथ जोड़ते हुए कहूँगा कि नो डिसीज़न बहुत कई बार ख़राब हो सकता है, लड़ते हुए हारना ज़्यादा अच्छा है घर बैठ के हारने से, और बैड डिसीज़न होते हैं तो वो अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। तो अपनी कोशिश करते रहिए। हमने कुछ कोशिश की है आपके अंदर जज्बा जगाने की, तो मुझे लगता है कि ये हमारी कोशिश जो है इस पर हम आगे भी बात करेंगे। डिसीज़न मेकिंग के कई ट्रैप्स होते हैं, शायद किसी एपिसोड में हम लोग उनको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ, लेकिन आज के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी एक शेर से हो गया है, साथ कर देते हैं। बिल्कुल। हौसले जिंदगी के देखते हैं, हौसले जिंदगी के देखते हैं, चलिए कुछ दिन जी के देखते हैं। वाह, क्या पर जी के देखना होगा निर्णयों के साथ, और वो भी कौन से? सफलता वाली डिसीजन मेकिंग के साथ। तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए शनिवार मोटिवेशन वाला नवीन नितिन के साथ। थैंक यू। थैंक यू।